तो बच्चों अब नया टॉपिक है कि रिलेटिव मोलर मास है ना, कैलकुलेट कैसे करते हैं हम एक रिलेटिव मोलर मास को। तो अब बच्चों मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास आप बोल सकते हो। अब बच्चों इस पे मॉलिक्यूलर मास पे आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, और एटॉमिक मास क्या होता है। तो अब ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नाइट्रोजन का। मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 7, राइट। अब अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँ, ध्यान से देखिए। अब नाइट्रोजन का मैं एक नील बोर का एक डायग्राम बनाता हूँ, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर क्या है, शेल्स है। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाता हूँ नाइट्रोजन का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले सेल में होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले में, 1 2 3 4 5, ठीक है। और देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, और ये जो घूम रहे हैं इसके चारों तरफ ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, राइट। अब ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन के साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई एटॉमिक वेट क्या है या फिर एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास क्या है, तो बच्चों आप क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। एटॉमिक वेट क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे, 7, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इस पे, 7। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा बच्चों, 14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाने वाला है, 14 हो जाने वाला है ना। तो ऐसे ही बच्चों अब अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन का बताओ, तो ऑक्सीजन के क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो ऐसी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, अगर इसके इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो बच्चों इसके प्रोटॉन भी तो 8 होंगे। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाने वाला है मेरा, 16, राइट। तो हर किसी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे क्लोरीन का केस में नहीं होता, वो आगे हम एक्सटेंड करेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम क्लास 10th पे आएंगे। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बाकी सारा इसमें सेम ही होता है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, है ना, या मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब मैं अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूँ या मोलर मास निकालूँ, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों, देखिए इसका एटॉमिक वेट, किसका, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट निकालना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक वेट होता है कितना बच्चों इसका, 14। फिर प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 16, और कितना है यहाँ पे, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाने वाला है मेरे पे बच्चों, 46। समझ में आ रहा है आपके। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास में। तो मॉलिक्यूलर जो मास होता है ना, उसमें एटॉमिक नंबर नहीं आता बच्चों, उसमें क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास आता है उस जगह पे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ N2O3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक वेट होता है कितना, 14। तो देखो 14 लिखूंगा, और एन नाइट्रोजन कितने, 2, 14 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 16, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो देखिए कितना इजी होता है मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है ना। अब इस पर एक एक्सेप्शन है, जैसे कि क्लोरीन, Cl की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, बट इसका एटॉमिक
वेट या एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, ठीक है। तो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हायर क्लास में, ठीक है, आपके 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे वो, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो भी इसी में देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। अब बच्चों ये क्या है, अब बच्चों ये आपको समझ रहे होगा कि यार सर आपने अब क्या करा दिया, ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, बहुत ईजी है ये, कि बच्चों अगर CO2 है मुझे गिवन, तो मुझे बताना है कि भाई इस CO2 में इस कार्बन की कितनी परसेंट है और इस ऑक्सीजन की कितनी परसेंट है, ठीक है। इस पूरे CO2 में इस कार्बन की कितनी परसेंट है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंट है। तो इस केस में ना सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है, सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है इस पूरे केस में, इस परसेंटेज कंपोजिशन में, वो निकालना होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास, जो अभी इससे पहले हमने किया है ना। और मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर आएगा कि कंपोजिशन निकालो, परसेंटेज कंपोजिशन निकालो NO2 का, CO2 का, किसी का भी, सबसे पहले आपको उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर मैं CO2 का निकालूं, C का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, C का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना, 6 है ना, और 6 × 2 हो जाएगा 12। तो एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, C का एटॉमिक वेट होगा कितना बच्चों 12। ये किसी किसी क्वेश्चन में ना आपको गिवन भी होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि एटॉमिक नंबर जो भी है उसको अगर 20 से ऊपर होगा तो वो आपको गिवन होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन का एटॉमिक वेट मेरे पे कितना है 12 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इससे पहले हमने जो निकाला था वो कितना था 16 था, ठीक है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देते, तो कार्बन का 12 ही है, 12 प्लस ये हो जाएगा 16 × कितने हैं 2 है, तो 2। तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकल जाएगा बच्चों इससे मेरे पे 44 ग्राम, 44 सीधे सीधे, या तो सीधे सीधे मेरे पे कितना गया 44। अब बच्चों मुझे क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, ठीक है। अब मुझे कार्बन की अलग परसेंट निकालनी है, ऑक्सीजन की अलग परसेंट निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं, देखिए तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 आ गया मेरे पे 44, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है और O2 की परसेंटेज अलग अलग निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कार्बन की निकालता हूँ। तो देखिए 44 ग्राम ऑफ, लिखना है आपको, 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिए 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना 12 ग्राम, 12 ग्राम था, एटॉमिक वेट कितना था इसका 12, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो भाई 1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन। और अगर मैं बोलूँ 100 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना, तो ये हो जाएगा बच्चों 12/44 × 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 27.27% ऑफ कार्बन। तो देखिए मेरे पे कार्बन की परसेंटेज आ गई 27.27%, राइट। अब ऐसे ही आप ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हो। देखो ऑक्सीजन की निकालते हैं, तो बच्चों अब ऑक्सीजन की निकालते हैं। तो देखिए 44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सिंपल है। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखने की बात यह है, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखते हैं, तो बच्चों 1 ग्राम ऑफ O2 कंटेन्स 16/44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों अब 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 16/44 × 100, और आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आ जाने वाला है 72.73% ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए बच्चों ये ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई और ये किसकी आ गई बच्चों, कार्बन की परसेंटेज आ गई।
और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 100% आने वाला है। तो देखिए बच्चों कितना ईजी हो गया ये। तो ऐसे ही आपको इस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बहुत ईजी है। तो देखिए कितना ईजी हो गया है हमारा चैप्टर, और ये हमारा चैप्टर हो चुका है यहाँ पे फिनिश। और बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। आप अगर आपको अभी भी नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और इस पर कुछ और वीडियोज़ हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।